वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीईओ की डिवाइस सीरीज में। तो ये है पीसीएस और बीईओ के लिए हमारी डिवाइस सीरीज और इस डिवाइस सीरीज में आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो छोटा सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा ही होगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें ज़रूर से मिलेगी। और टॉपिक है आज का हमारा पठार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठारों को पढ़ने से पहले आप ज़रा ये समझ लो कि पठार आखिरकार होते क्या हैं। पहले तो आप ये जान लो, ठीक है, कि आखिरकार पठार क्या चीज़ होती है। देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। देखो पहले होते हैं पर्वत। पर्वत कुछ इस तरीके की श्रृंखला होती है। अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत में सदैव एक चोटी होगी और दो आपको ढाल मिलेंगे। ठीक है, फिर होते हैं मैदान जो बिल्कुल समतल होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई उनमें नहीं होती है। और फिर एक चीज़ आती है जो पर्वत और मैदान के बीच की है। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई तो होगी लेकिन इसमें पर्वत की तरह कोई चोटी नहीं होगी। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं जो ऊंचा तो है लेकिन पर्वत की भांति इसके पास कोई चोटी नहीं है, ये मेजनुमा आकृति है। तो ये जो मेजनुमा आकृति आप देख रहे हैं, मेज जैसी आकृति, इसी मेज जैसी आकृति को ही हम कहते हैं पठार। ठीक है, ये ऊंचा नीचा होता है बेसिकली। और इसमें जो है, इसमें आप देखोगे तो आपको चोटी नहीं मिलेगी पर्वत की तरह। ठीक है, तो धरती पर मिलने वाले ऐसे ऊंचे स्थलखंड जिनके पास कोई चोटी नहीं होती और वे मैदानों से ऊंचे होते हैं, ऐसी भू आकृतियों को धरती पर कहा जाता है पठार। ठीक है, अब जरा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जरा, दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा है। अभी मैं आपको मैप पे ये दिखाऊंगा दक्कन का पठार कहाँ मिलेगा। ठीक है, दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। गोदावरी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांट देती है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको वो पठार दिखाता हूँ, फिर आगे बातचीत करेंगे। चलिए पहले आप यहाँ देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये है हमारा प्यारा भारत और इसमें अब हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े पठार की। तो देखो ये जो आपको पूरा डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, ये पूरा का पूरा जो डॉटेड लाइन है ये है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार का विस्तार आप लोग देख ही रहे हैं। ये महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करता है। ठीक, और जो नदी है ये वाली, ये इसको दो भागों में बांट देती है। सही है ना, ये इसको दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये तेलंगाना का पठार और नीचे वाला हिस्सा कर्नाटक का पठार। इसी दक्कन के पठार के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दंडकारण्य का पठार भी इम्पोर्टेंट है। दंडकारण्य का पठार जो है वो अगर हम क्षेत्र देखें कि कितने राज्यों में है तो 3 राज्यों में आपको मिलेगा। आगे ये पॉइंट आएगा, मैं तब बता दूंगा, बट अभी भी यहाँ भी जान लो। 3 हिस्सों में देखने को मिलेगा। पहला तो मिलेगा ओडिशा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दंडकारण्य के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है और दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है दक्कन का पठार। ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और पठार दिखाई दे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है ये। छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करें साथियों, तो छोटा नागपुर का पठार जो है आपको मिलेगा मूल रूप से एमपी में, इसके अलावा बिहार का हिस्सा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है ना। यानी झारखंड में भी मिल जाएगा और थोड़ा सा जो है पश्चिम बंगाल भी इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है,
तो ये छोटा नागपुर का पठार है। फिर आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, ये है मालवा का पठार। और मालवा का पठार जो है ये मूल रूप से 2 ही राज्यों में है या अधिकतम जो है 2 ही राज्यों में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो एमपी में आपको मिलेगा और दूसरा जो है इसका कुछ हिस्सा आपको राजस्थान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय के जो पठार है इसको कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ बस मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूँ। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है लद्दाख का पठार। तो ये सामान्य जानकारी हुई पठारों के बारे में। अब मैं इनकी जो है डिटेल आपको देता हूँ। तो अभी जो है हमने बहुत ही बेसिक बात की थी लोकेशन के बारे में, वो बहुत सामान्य जानकारी थी, वो मैंने आपको केवल इसलिए बताया कि आपको पता रहे कौन सा पठार कहाँ पर है मैप पर। अब मैं डिटेल में इनको लेके जाता हूँ, ठीक है। फिर जो इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम लगाएंगे तो हमारा पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो मैंने आपको दिखाया। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आते हैं और गोदावरी नदी इसको 2 हिस्सों में बांट देती है जो मैंने आपको बताया, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उत्तर में चौड़े आकार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल इसके पूर्वी विस्तार को दिखाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले हुई है। कार्बनीफेरस के युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बनीफेरस ये वाला। ठीक है, कार्बनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, दक्कन ट्रैप जो है आपको बेसिकली महाराष्ट्र के इलाके में मिलता है और दक्कन ट्रैप जो बना है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बना है। ठीक है, ट्रैप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये बना तो ये बिल्कुल पानी की तरह था, ये लावा जो था बिल्कुल पानी की तरह था, तो बहुत बड़े एरिया में फैलता चला गया और इसने काफ़ी सारे जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को अपने में समाहित कर लिया, अपने लावा में इनको मिला लिया। इसी कारण से इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन पठार के 2 भाग हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दक्कन ट्रैप के 2 हिस्से हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जो मैंने आपको मैप पर दिखाया है। दक्कन का पठार पूरा का पूरा जो इस तरीके से था, दक्षिण भारत में जो फैला हुआ था नीचे की तरफ, है ना, यहाँ पे जो नीचे की तरफ फैला हुआ था ये। ठीक है, ये पूरा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकरी है। ठीक है, यानी नर्मदा नदी के जो उत्तर का हिस्सा है उसे कहते हैं मालवा पठार के जो उत्तर में पड़े, मतलब नर्मदा के उत्तर में जो मालवा पठार का हिस्सा है उसे कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। यह पठार मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और बंगाल में है। ध्यान रखना, याद रखना है, आपको पेपर में आएंगे ये सवाल। ठीक है, दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है, ऑब्वियस बात है, जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहाँ पर काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, ऑब्वियस बात है, लावा जो है बेसाल्ट चट्टानें बनाता है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। यह बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। हम लोग जानते हैं अरावली जो है एक रेसिडुअल माउंटेन है, पढ़ चुके हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग के पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा तो मैंने दिखाया था, यहाँ पर आप और इसको डिटेल में देख सकते हो। देखो, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शिलोंग प्लेटू।
या फिर हम इसे बोल देते हैं कार्बी आंगलोंग। ये आपको कार्बी आंगलोंग नाम स्पेशल ध्यान रखना है। कार्बी आंगलोंग का पठार बहुत फेमस है, या मेघालय पठार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप देख लो, ये है पूरा का पूरा, ये है पूरा का पूरा दक्कन प्लेटू। ठीक है, पूरा का पूरा। इसके अलावा ये आपको मिल रहा है मालवा प्लेटू, ये बघेलखंड, ऊपर बुंदेलखंड, ये सब हम जो है हमने पढ़ा है वही है। ठीक है, आगे देखो। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पारियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। देखो, आपको मेघालय के पठार में ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जाता है मेघालय पठार किसका हिस्सा है। तो मेघालय जो पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यानी दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो अलग हो गया है। अब अलग हो गया है तो कोई ना कोई अलग कर रहा होगा, तो कौन अलग कर रहा है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है मालदा गैप अलग कर रहा है। ये बात पेपर में कई बार पूछी गई है, मालदा गैप। ठीक है, कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो आप आंसर करेंगे मालदा गैप। आगे देखो, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ध्यान रखना, गंगा का मैदान जो है सबसे नवीनतम है, जो हम क्षेत्र देखते हैं भारत में उनमें। भांडेर का पठार एमपी में है और भांडेर पठार विंध्य रेंज का हिस्सा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछा जा चुका है। भांडेर का पठार कहाँ पर है, आप आंसर करोगे एमपी में। अब पठार बनते कैसे हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्जात बलों की वजह से ही बनते हैं। अंतर पर्वतीय पठार होते हैं, पर्वतपदी पठार होते हैं, तटीय पठार होते हैं, गुम्बदाकार महाद्वीपीय पठार। बाहर जात बलों से जो है जलीय पठार बनता है, वायव्य पठार बनता है, हिमानी और उसी पठार बनता है। जलवायु के कारण शुष्क, आर्द्र और हिम। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको स्किप कर सकते हो, पेपर में इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के जो पठार हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से पठार हैं, तो पहला छोटा नागपुर का पठार है जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा रांची का पठार है, तीसरा हजारीबाग, चौथा कोडरमा, पांचवा मेघालय का पठार, छठा दक्कन का पठार, सातवां तेलंगाना, आठवां बघेलखंड, नौवां बुंदेलखंड और 10वां मालवा। तो भारत में टोटल 10 बड़े जो है पठार हैं, इनको आपको याद रखना है। एक एक करके इनके बारे में महत्वपूर्ण बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बुंदेलखंड का पठार। इस पठार का विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच एमपी तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में है। ठीक है, बुंदेलखंड का। इसके अंतर्गत यूपी के 7 जिले आते हैं। ध्यान रखना, कौन कौन से, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। ध्यान रखना, यूपी के 7 जिले आते हैं। पेपर पूछा गया सवाल है कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत यूपी कितने जिले हैं, 7। और मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। ठीक है, तो यूपी के 7 और एमपी के 8। बुंदेलखंड पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी द्वारा बनाए गए महाखंडों को उत्खात भूमि प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखना, रेवाइन इन्हें कहा जाता है, रेवाइन। ठीक है, बीहड़। छोटा नागपुर की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 राज्यों में है। मुख्य विस्तार झारखंड में है, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखना, दंडकारण्य का मैंने बताया, इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य, ध्यान रखना, ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक, आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीपीय हिस्सा का मतलब हो गया भारत के जो दक्षिण का हिस्सा है, ये वाला, ये। ठीक है, थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये। ठीक है, इसी हिस्से को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है, यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और आपको याद भी रखनी है। गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसककर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया है। इसका निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ।
अब मध्यवर्ती पठार को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। आगे देखें जरा। विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदानों से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि को पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। ठीक है। मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मालवा पठार कहते हैं। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार है। ये बात को समझ पा रहे हो आप? ठीक है। इस तरीके से चलो देखो, भारत में ये हो गया क्या? ये हो गई विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। इसके यहाँ पर आपको मिलेगा एक बड़ा सा पठार। इस पठार को हम क्या कहते हैं? इस पठार को कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है। अब इसके उत्तर पश्चिम में यानी यहाँ पर आपको एक श्रृंखला मिलती है, इसका नाम है अरावली। ठीक है, ये अरावली हो गई। ठीक है। उत्तर में क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा गंगा का मैदान, ये पूरा गंगा का मैदान है। सही है। हाँ, इसके पश्चिमी भाग को यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा मालवा का पठार। ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा? पूरब की तरफ क्या मिलेगा? पूरब की तरफ मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर हो गया छोटा नागपुर का पठार। और बीच में क्या मिलेगा? ये मिलेगा बुंदेलखंड, यहाँ पर मिलेगा बघेलखंड। ये सब बताने का प्रयास किया जा रहा है। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था ना दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बिल्कुल बीच में ही तो है, त्रिभुजाकार। आगे देखें। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत व ऊंचा है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई व कार्डामम पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो हम पढ़ाए हैं, हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा है। दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप करते हैं, मतलब दक्कन ट्रैप बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण भारतीय पठार पर भ्रंशी ज्वालामुखी क्रिया हुई और दक्कन ट्रैप बना है। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया, ये है पठार, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि पठार चैप्टर से PYQ किस तरीके से आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PCS वगैरह में किस तरीके से पूछे गए, उन्हें और लगा लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। चलिए कुछ सवालों को लगा लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा चट्टानें कब बनी है? तो ये हमने सीधे सीधे पॉइंट हमने पढ़ा है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया है। ये क्रिस्टेशियस काल में इनका निर्माण हुआ है, आज से 3600 साल पहले। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखना। 3600 साल नहीं, 3600 मिलियन, 3600 मिलियन साल पहले। ठीक है। देखो वही सब लिखा हुआ है। इसी काल में दक्कन ट्रैप के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा चट्टानों का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप कब बना है? 146 मिलियन साल पहले। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है भाई? तो मेघालय का पठार मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है, लेकिन अलग हो गया है, बीच में से टूट गया है। और बीच में टूटने की वजह से जो गैप आ गया है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस गैप को हम लोग कहते हैं मालदा, मालदा गैप। ठीक है। देखो आरो यारो में आया हुआ प्रश्न है, आरो यारो को पहले कहते थे UDLD है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कब बने हैं, ये पूछ रहा है। इसका जवाब है पैलियोजोइक महाकल्प में। ध्यान रखना, इसको सीधे सीधे याद कर लो आप, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखो, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा, छोटे नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? PCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है भाई, 2007 में। देखो क्यों? पहला ऑप्शन, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों के कारण। दूसरा, कोयला, लोहा, अभ्रक आदि यहाँ पर पाए जाते हैं इसलिए। चौथा, खनन उद्योग का विकास हुआ है इसलिए। तो देखो ये घना बसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खनन उद्योग का विकास हुआ है
और जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली तो औद्योगिकीकरण की वजह से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली और फैक्ट्रियाँ खुलने से लोग यहाँ धीरे धीरे आए और ये धीरे धीरे बसता चला गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखना। ठीक है, आगे देखो। आगे ये क्वेश्चन आईएएस में है, मुझे नहीं लगता कि बीओ वगैरह में पूछा जाएगा, तो देख लो, फिलहाल देखने में कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है ABCD में कौन कौन से स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको इनका आंसर करना है। ठीक है, तो देख लो इसका आंसर, और कुछ खास नहीं है। इसको देखो, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच आपको मिलेगा मालवा का पठार। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। दंडकारण्य का क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, दंडकारण्य कहाँ पर है? तो दंडकारण्य आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा है, PCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है। दंडकारण्य का पठार भारत के किस भाग में है? तो ऑब्वियस बात है, भारत के दंडकारण्य का पठार कहाँ मिलता है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो मध्यवर्ती इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, इसमें BPSC में पूछा गया है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो फिलहाल बिहार का है, लेकिन आंसर हम कर लेते हैं, खड़गपुर की पहाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास का पठार विंध्य क्रम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इस फैक्ट को हमने पढ़ा है ऊपर। चलो, कौन सा मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो गारो खासी जयंतियाँ, ये तो हम पढ़ करके ही आए हैं, मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि ये मेघालय पठार का हिस्सा है। भुवन पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखेंगे, भुवन पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि भुवन पहाड़ियाँ जब इसके अंतर्गत नहीं आ रही हैं, तो फिर किसके अंतर्गत आ रही हैं? तो देखो, ध्यान रखना, भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये जो लिखा है ना भुवन पहाड़ी, ये मिजो हिल्स के अंतर्गत आती हैं। मिजो हिल्स मिजो पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं, मेघालय पठार के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ये टॉपिक को हमारा फिनिश। ये है सारे के सारे पठार, एक बार आप इन्हें देख लो अच्छे से, जिससे आप कभी भी कोई पठार ना भूलो। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।